स्वागत है दोस्तों, मैं विनय कुमार सिंह। आज मैंने अपने YouTube के चैनल का नाम फाइनली रख ही लिया। एक्चुअली थोड़ा सा नाम को लेकर कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूजन ये था कि मैं थोड़ा सा यूनिक रखना चाहता था। हालांकि ये यूनिक तो नहीं हो पाया, बट हाँ, मैं आई फील प्राउड दैट कि मैं अपने चैनल का नाम अपने मम्मी और पापा के नाम कर दिया, जिसमें MR का जो मीन्स है वो एक मेरे मम्मी के नाम का है और मेरे पापा के नाम का है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी मैंने अचीवमेंट पाई है या जीवन में फिर से पाने वाला हूँ, वो सब माँ बाप के आशीर्वाद से ही हो, और बिना माँ बाप के आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। आज का जो मेरा क्लास है कंसेप्चुअल क्लास है। ऐसे लगातार मैं कंसेप्चुअल क्लासेस पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, चारों सब्जेक्ट्स का मैं जो है कंसेप्चुअल क्लासेस रखूँगा फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ क्लास 10th SST। मैं क्लास 10th SST के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 4 कंसेप्चुअल क्लासेस लेके आऊँगा: हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। देन अदरवाइज इन GS सेक्टर में इंटरनेशनल रिलेशनशिप, देन इन्वायरमेंट्स, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सभी सेक्टरों के मैं जो बेसिक्स होंगे पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस करूँगा। देन आफ्टर मेरा टारगेट है, मेरे स्टूडेंट्स मुझसे थोड़ा बहुत कुछ डिमांड कर रहे थे कि सर यू हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन आंसर ऑफ द SST क्लास 10th। तो मैंने ये सोचा कि मुझे क्लास 10th के SST के क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन टू कंसेप्ट पे जाना होगा। मतलब मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा और व्हाट आर द वे टू राइट द आंसर, एप्रोप्रिएट वे टू राइट द आंसर, मैं उसको एलिब्रेट करूँगा। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने जाना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, और वह बुक, कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा बुक है, वो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के उस बुक का हमारे इस जनरल यूज की जो बुक्स हैं उससे हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे इसको हम लेमन लैंग्वेज में समझें। क्योंकि बहुत से बच्चे माइंड्स में रखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। हम आपको समझाएंगे कि आप जो बुक यूज करते हैं डेली, उस बुक का कौन सा पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, मतलब उसको हम रिलेट करके कैसे समझें। तो हम डेफिनेशन पे आते हैं। आपने देखा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रूल्स ऑफ सेट ऑफ रूल्स है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स मेंशन किए गए हैं, ठीक है। और ये रूल्स जो होते हैं हमारे ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट लाइक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को स्टेबलाइज करते हैं। आप एक मान के चलिए, अगर किसी देश में, अपने देश में अगर ये ऑर्गन ना हो, सपोज लेजिस्लेटिव लाइक पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव लाइक मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, देन वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल और सम परमानेंट एग्जीक्यूटिव मीन्स ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर ये, और जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट, अगर किसी देश में स्टेबलाइज ही ना हो, मीन्स स्थापित ही ना हो, तो कोई देश क्या भला चल सकता है क्या? नहीं। अगर किसी देश को चलाना है तो हमें सबसे पहले एक ऐसे रूल्स की ज़रूरत है जो हमारे देश को चलाने में मददगार हो। वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक रूल्स है वह इन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट मीन्स लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव, मतलब ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल, ये एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं। और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सारे क्या हैं? ये तीनों ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट हैं। अगर हमारा ये जो रूल्स है ये स्टेबलाइज करता है इस हमारे कंट्री में लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को, तो
ये जब स्टेबलाइज हो जाएंगे तो लेजिस्लेटिव अपना काम करेगा, जुडिशरी अपना काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेंगे। तो जब अपना अपना काम करेंगे तो कंट्री अपना प्रॉपर वे से एक चलना शुरू कर देगी। तो इसलिए द बेसिक थिंग्स इज दैट कि ए बुक्स दैट इज नीडेड टू स्टेबलाइज द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो बुक्स में, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक में जो रूल्स मेंशन किए हैं, दैट इज द बेसिक रूल्स दैट स्टेबलाइज द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट सो दैट ए कंट्री कैन रन प्रॉपर वे। ठीक है ना। किसी भी देश को चलाने के लिए रूल्स की ज़रूरत होती है, और रूल्स जो हमारे यहाँ पे हैं, मैंने इसी डेफिनेशन से, पहला क्या है, सेट ऑफ रूल्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेट ऑफ रूल्स क्या हैं और ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या हैं, यही रूल्स इनको स्टेबलाइज करते हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे किस किस रूल्स के द्वारा जो है इनका एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज रूल्स। रूल्स होता क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स को क्या मानते हैं, क्या क्या इंक्लूड है रूल्स में। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम इसको लेमन लैंग्वेज में समझेंगे कि जब भी हम बुक अपना पढ़ते हैं तो उसमें प्रीफेस या तो फॉरवर्ड दिया रहेगा जब आप पेज खोलेंगे, या उसमें जब आप चैप्टर खोलेंगे, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर 2, नंबर ऑफ चैप्टर्स होते हैं, और एवरी चैप्टर्स कंटेंट्स इट्स रिलेटेड टू, जो भी चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स जो है आपका उसमें कंटेंट दिया रहता है। ठीक है। फॉरवर्ड और प्रीफेस ये होते हैं। दूसरा, चैप्टर नेम दिए रहते हैं, और चैप्टर के हर एक चैप्टर का एक कंटेंट होता है अपना। तीसरा, जो आप बुक्स जब अपनी लास्ट ख़त्म कर लेते हैं, सारे चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं, तो उसमें कुछ इंडेक्स मिलते हैं आपको। वो इंडेक्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कैसे किस पार्ट से इक्वली रिलेटेड है। तो पहला तो हम अपने इस रूल्स को क्लियर करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल शब्द यूज किया गया है, हम जो रूल शब्द यूज कर रहे हैं उसमें आता क्या है। द रूल्स हैज़ 4 एलिमेंट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बुक में ये 4 चीज़ें दी गई हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इस रूल्स में 4 चीज़ें हैं। पहला, द प्रीएम्बल। अभी मैंने आपको बताया कि जो फॉरवर्ड होता है वो बताता है क्या कि आपके बुक में क्या इंक्लूड है, आपके बुक में क्या क्या दिया गया है। आप अगर अपने जर्नल बुक्स को उठाएंगे तो जर्नल बुक्स का जो फॉरवर्ड पढ़ेंगे तो आपके उस फॉरवर्ड पढ़ने पे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे इस बुक में क्या दिया गया है, हमारे इस बुक में क्या दिया गया है। उसी तरह प्रीएम्बल, जब आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो प्रीएम्बल जो है आपको ये बताता है कि व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। ठीक है। तो ये फॉरवर्ड के इक्वल है। इट इज़ इक्वल टू फॉरवर्ड या प्रीफेस ऑफ आवर बुक्स। जो आप जर्नल बुक्स यूज करते हैं उसका फॉरवर्ड और प्रीफेस इस प्रीएम्बल के बराबर है। प्रीएम्बल भी बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, क्या क्या इसमें इंक्लूड किए गए हैं, और प्रीफेस और फॉरवर्ड बताता है कि आपके बुक्स में, उस बुक में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। दूसरा है पार्ट। पार्ट इज लाइक ए चैप्टर्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 चैप्टर्स हैं, मतलब 25 पार्ट्स हैं। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ चैप्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 चैप्टर हैं, हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में पार्ट्स बोलते हैं। यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था 1949 में, सो देयर वाज 22 पार्ट्स। इट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में सिर्फ 22 चैप्टर थे, और अभी वर्तमान में 2022 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 चैप्टर हैं, मतलब 25 पार्ट। हम पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है, तो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज बोलेंगे तो हम उसको पार्ट बोलेंगे। आप अपनी लेमन लैंग्वेज को समझने के लिए इसको आप बोल सकते हैं देयर आर 25 चैप्टर्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, थर्ड जो है आर्टिकल। अभी मैंने बताया कि
आपकी बुक्स में फॉरवर्ड होगा या प्रीफेस होगा जो इक्वल है प्रियम्बल के। दूसरा चीज़ पार्ट है जो इक्वल होगा चैप्टर की, चैप्टर 1। तो और तीसरा होगा कि जो भी चैप्टर दिया गया है उस चैप्टर में कितने क्या कंटेंट हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पहला चैप्टर है यूनियन एंड इट्स इंडिया एंड इट्स यूनियन टेरिटरी। इंडिया एंड इट्स यूनियन टेरिटरी इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसमें कंटेंट क्या है? आर्टिकल 1, 2, 3, 4, इसमें 4 आर्टिकल्स हैं। मतलब अगर हम कहें कि हमारा अगर चैप्टर किसी भी बुक का कोई अगर चैप्टर है फर्स्ट है तो उसमें जो जितने सारे कंटेंट दिए गए हैं वो हमारा क्या है? आर्टिकल के बराबर है। हमारे बेसिक्स जो बुक्स हैं हम पढ़ते हैं, चैप्टर का कंटेंट हमारे आर्टिकल के बराबर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। चैप्टर 1 मीन्स पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिया एंड इट्स यूनियन टेरिटरी, या इसको बोले चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स यूनियन टेरिटरी। उसमें कितने कंटेंट हैं? 4 आर्टिकल। चैप्टर 1 में 4 आर्टिकल दिए हुए हैं। सेम लाइक दैट चैप्टर नंबर 2 इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। उसमें कितने कंटेंट हैं? आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मीन्स देयर आर 7 आर्टिकल्स इन आवर चैप्टर नंबर 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर नंबर 2 है सिटीजनशिप, नागरिकता, उससे संबंधित सिर्फ 7 आर्टिकल दिए गए हैं। ठीक है, अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें जिसको हम सब लोग जानते हैं, मीन्स हम कह सकते हैं कि पार्ट 3 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट चैप्टर नंबर 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज द रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार में आर्टिकल थोड़ा ज़्यादा हैं। 11 तक जो है सिटीजनशिप था और 12 से 35 मीन्स आर्टिकल 12 to 35 तक जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल दिए। संख्याओं पे नज़र डालें तो ये हमको आइडिया लगेगा कि when our constitution was adopted on 26 November 1949 and was implemented in 26 January 1950, so the number of article was 395. Okay, but after 101 Constitutional Amendment Act, there are 448 articles in our constitution. This data was taken by the government official sites. So right now I think that 104th constitutional amendment has been taken place till now. मतलब 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 102 या 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं, जिसको मैं बाद के लेक्चर में आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सारे पार्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 25 पार्ट्स, जब सभी चैप्टर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़त्म हो जाते हैं तो 25 चैप्टर के बाद हमको मिलता है क्या? बैक पेज पे शेड्यूल जो है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था यानी 1949 में, देन इट वाज इन नंबर 8, मतलब 8 शेड्यूल थे। ठीक है, और आफ्टर 1949 टू टिल नाउ देयर वाज 4 शेड्यूल हैज बीन एडेड। द शेड्यूल नंबर 9th, okay, the schedule number 10th is related to anti-defection law. Then schedule 11 related to पंचायत and schedule 12 is related to municipality. तो 4 शेड्यूल ऐड कर लिए गए हैं। तो ये रहा आपके रूल्स की बात कि रूल्स होता क्या है। एक बुक में अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में सबसे पहले प्रियम्बल, उसके बाद पार्ट्स, और पार्ट्स के हर एक पार्ट्स मतलब हर एक पार्ट नंबर 1 मतलब चैप्टर नंबर 1 में क्या कंटेंट है उसको हम आर्टिकल बोलते हैं। और जब पार्ट्स पूरे चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं तो शेड्यूल्ड आता है। तो शेड्यूल्ड इज़ द लास्ट पेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बुक। हाँ, दूसरा चीज़ डेफिनेशन में दिया है ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, जैसा कि जनरली हम जानते हैं कि मैंने क्या बोला कि जब
हमें सिर्फ रूल बन जाने से ही किसी देश को नहीं चलाया जा सकता। रूल्स बन गए हैं, लेकिन उस रूल्स का उपयोग हमें ऐसे बॉडी को स्टेबलाइज करने में लगाना चाहिए, ताकि वो बॉडी जब वर्क करे तो पूरी कंट्री रन करे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमारे रूल्स प्रोवाइड कर दिए, और ये भी बता दिया कि किस किस रूल्स के मतलब किस किस आर्टिकल से हमारा कौन सी बॉडी स्टेबलाइज होगी। मतलब ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम सरकार के अंग बोलते हैं, ये 3 होते हैं। पहला लेजिस्लेटिव, ठीक है, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम क्या है कि कानून को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है, जुडिशरी के कई काम हैं, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट या सेंटर एंड स्टेट, या बिटवीन स्टेट या अमॉन्ग द स्टेट। जुडिशरी का काम है कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्लेनेशन करना। जुडिशरी का काम है जुडिशियल रिव्यू, चेक एंड बैलेंस का काम करना। जुडिशरी का काम है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। सो जुडिशरी का काम ज़्यादा है। अभी मैं आता हूँ इस पर। पहले लेजिस्लेटिव क्या होता है। लेजिस्लेटिव जो होता है हमारे ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट का, जो लेजिस्लेटिव है, ये कानून बनाता है। अभी आपने देखा होगा, मैंने इसको 2 लेवल पे डिवाइड किया है। लेजिस्लेटिव टू मेक द लॉ, कानून का निर्माण करना। कानून का निर्माण होगा तो एग्जीक्यूटिव उसको पूरे देश में लागू करेगा। तो जुडिशरी उस पर जो है अगर लागू हो रहा है तो उससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं, कानून के लागू होने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को सॉल्व करना जुडिशरी का काम है। आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ स्टेबलाइज इन 1952। अभी आपने देखा कि रूल्स का काम क्या है, लेजिस्लेटिव को स्टेबलाइज करना। हमारे यहाँ जो लेजिस्लेटिव है, जो हम बात करें अगर सेंटर लेवल की, वह 1952 में स्टेबलाइज की गई। हमने इस लेजिस्लेटिव को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह फेडरल स्ट्रक्चर का है। मतलब देखिए, किसी भी अगर आप पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड में अगर आप प्रत्येक देश का कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में या तो पावर का डिवीज़न होगा या तो पावर का सेंट्रलाइजेशन होगा, ठीक है ना। तो पावर का जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है, मतलब पावर जब सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में जाता है, लोकल लेवल गवर्नमेंट के हाथ में जाता है, मतलब पावर का डिवीज़न, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, और लोकल लेवल गवर्नमेंट को अगर कुछ पावर दिया है, तो ऐसे को हम बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। और जब कॉन्स्टिट्यूशन ने वो सारे के सारे पावर्स लोकल लेवल से छीनकर स्टेट लेवल के स्टेट गवर्नमेंट से छीनकर सारे के सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट्स को दे दिए, तो उसको हम बोलते हैं यूनिटरी फीचर्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल स्ट्रक्चर का है। इसने पावर स्टेट लेवल को भी दिया है, सेंट्रल लेवल को भी दिया है, और लोकल लेवल गवर्नमेंट को भी दिया है। सो दैट्स वाई द लेजिस्लेटिव इज डिवाइडेड इनटू 2 लेवल। मैंने कानून बनाने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कानून बनाने की जो पावर 2 लेवलों को दे चुकी है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून बनाने की शक्ति जो है सेंट्रल लेवल को भी दिया है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल मतलब स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट में हमारे यहाँ कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? आप देख सकते हैं सेंट्रल लेवल में लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट है। ये तो बात हो गई एक बॉडी की। अब सेंट्रल लेवल में 3 चीज़ें हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा का स्टेबलाइज किस आर्टिकल के तहत होता है? अब देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमको रूल्स प्रोवाइड किया। अब रूल्स से कहा कि अब किस किस रूल से लोकसभा स्टेबलाइज होगा, किस रूल से राज्यसभा स्टेबलाइज होगा और किस रूल से प्रेसिडेंट स्टेबलाइज होगा, ताकि जब ये तीनों एक साथ स्टेबलाइज हो जाएं तो अपना जो काम है, क्या, कानून का निर्माण करना, वो काम अपने अच्छे से कर सके। जैसा कि आपने देखा होगा कि लोकसभा का जो
इस्टेब्लिशमेंट रूल नंबर है, मीन्स आर्टिकल, इसको हम बोलते हैं आर्टिकल। ये जो है 81, आर्टिकल 81 सेज दैट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकसभा, लोकसभा का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है वो आर्टिकल 81 से होता है, राज्यसभा का इस्टेब्लिशमेंट आर्टिकल 80 से होता है, और प्रेसिडेंट का इस्टेब्लिशमेंट आर्टिकल 52 से होता है। अगर हम तीनों को अगर मिला दें तो इसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 79 में दिया गया है। मतलब आर्टिकल 79 कहता है कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट। अगर ये लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेवल पे अगर इस्टेब्लिश हो जाती है तो आप ये मान के चलिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कानून बनाने का काम करेगी, स्पेशली लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये दोनों किसी बिल को पास करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करता है। तो जो बिल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक्ट में, और वो लॉ बन जाता है। ठीक है। उसी तरह मैंने स्टेट लेवल को डिवाइड किया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कानून बनाने की शक्ति 2 लेवलों को दे रखी है। पहला सेंट्रल लेवल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप अपने इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, और या इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो सेंट्रल लेवल। ठीक है। लेजिस्लेटिव का पावर डिवाइड है, सेंट्रल लेवल पे कौन कानून बनाएगा, स्टेट लेवल पे कौन कानून बनाएगा। स्टेट लेवल में आप देख सकते हैं कि दो हाउसेस होती हैं, वहाँ पे भी 2 हाउसेस होती हैं। पहला होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि हर एक स्टेट में, जैसा कि हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं और कुछ यूनियन टेरिटरी हैं, उसमें सबके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। एमएलए, जिसको हम अगर कहें कि विधायक जिसकी बात करते हैं, विधायक मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वह हाउस है जिसमें एमएलए जाके बैठते हैं, उसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वो प्रत्येक स्टेट की कैपिटल में होती है, प्रत्येक स्टेट की कैपिटल में स्थापित होती है कौन, लेजिस्लेटिव असेंबली। और इस लेजिस्लेटिव असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट आर्टिकल नंबर 170 से होता है। और कुछ ही दूसरा जो हाउस है, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेट के पास ये वाला हाउस हो। ठीक है। कुछ ही स्टेट हैं, जो 4-5 स्टेट हैं, उन्हीं के पास ये दूसरा हाउस है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडिया हैव ओनली 1 हाउसेस। कौन सा हाउसेस, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। जिनका इस्टेब्लिशमेंट आर्टिकल नंबर 170 से होता है। दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल, आर्टिकल 169 कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन हाँ, याद रहे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है 4 या 5 स्टेटों में है। ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट्स हैं 22 या 23, उनके पास सिर्फ एक ही हाउस है। मतलब कोई भी लॉ बनाना है तो इस हाउस से पास करना होगा, और जिस भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा उस हाउस से भी पास करना होगा, और गवर्नर जब साइन कर देगा तो वो लॉ बन जाएगा। ठीक है। दूसरा जो है एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि जब भी लेजिस्लेटिव कोई कानून बनाता है तो एग्जीक्यूटिव उसको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। अगर स्टेट लेवल की या स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव द्वारा बनाया गया है तो वो पूरे अपने स्टेट में लागू करेगा। कौन, एग्जीक्यूटिव को मैंने भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। मतलब अगर स्टेट लेवल की विधायिका, या कह सकते हैं कि स्टेट लेवल की असेंबली, स्टेट असेंबली, इसको हम बोलते हैं स्टेट असेंबली। अगर स्टेट असेंबली कोई कानून बनाती है तो स्टेट का एग्जीक्यूटिव, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट और परमानेंट स्टाफ ऑफ द परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट उस लॉ को जो कि स्टेट लेवल ने बनाया है या स्टेट असेंबली ने बनाया है उसको पूरे स्टेट में लागू करेगी। अगर कोई कानून सेंट्रल लेवल मतलब पार्लियामेंट ने बनाया है तो उसको सेंट्रल लेवल का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल
और साथ में ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ द होल कंट्री विल इम्प्लीमेंट द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को ये लोग तो इम्प्लीमेंट आदेश करते हैं और सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसको पूरे देश में लागू करते हैं। कौन से लॉ? जो पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है। और जो स्टेट असेंबली के द्वारा बनाया जाता है उस कानून का दायरा सिर्फ उसी स्टेट में होता है। सपोज मान लें यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि लखनऊ में स्थित है, अगर वह कानून बनाती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने वाले ये लोग और यूपी में स्थापित जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उसको पूरे यूपी में लागू करवाएंगे। तो लेजिस्लेटिव का काम है लॉ को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कि लॉ को इम्प्लीमेंट करना। लॉ अगर पार्लियामेंट ने बनाया है तो सेंट्रल लेवल के एग्जीक्यूटिव इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर लॉ स्टेट असेंबली ने बनाया है तो स्टेट लेवल के एग्जीक्यूटिव इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने स्टेट में। दूसरा, जैसा कि हमारी जुडिशरी आपको पता है कि इंटीग्रेटेड होने के साथ साथ इंडिपेंडेंट है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये नहीं है कि हमारी जो आप देखते हैं जुडिशरी स्टेट लेवल पे भी डिवाइड है और सेंट्रल लेवल पे भी। आपको थोड़ा सा शायद अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल लेवल का कोर्ट है और हाई कोर्ट स्टेट लेवल का कोर्ट है। हालांकि ऐसा नहीं है। हमारी जुडिशरी के पावर को दो लेवल में नहीं डिवाइड किया गया, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल या लोकल लेवल डिवीज़न नहीं किया गया है। हाँ, आपको देखने में भले लगे कि प्रत्येक स्टेट में हाई कोर्ट्स हैं और दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट है, तो शायद आप ये आइडिया लगाएं कि जो है दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है वो सेंट्रल लेवल का कोर्ट है और जो प्रत्येक स्टेट में हाई कोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट का हाई कोर्ट है या स्टेट का हाई कोर्ट है। हालांकि ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा समझने में ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, बट मैं आपको बता दूं कि जो प्रत्येक स्टेट में हाई कोर्ट्स है वो इसलिए स्टेबलाइज किया गया है ताकि लोगों को न्याय आसानी से मिल सके, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति हर एक स्टेट से उठकर दिल्ली नहीं जा सकता। इसलिए प्रत्येक स्टेट में न्याय की पहुंच के लिए जो है एक हाई कोर्ट को इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। और हाँ, कभी भी ये नहीं कहा गया है कि जो हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट या किसी अदर स्टेट का हाई कोर्ट वह सुप्रीम कोर्ट है। मतलब अगर उसने जो जजमेंट दे दिया उसको उत्तर प्रदेश के लोगों को मानना ही होगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई जजमेंट उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के द्वारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है तो वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। हालांकि दूसरे अदर देशों में जैसे अमेरिका में जहाँ पे 50 स्टेट हैं, 50 स्टेट का एक अपना हाई कोर्ट है जो कि वो स्टेट का सुप्रीम कोर्ट है। मतलब जिस स्टेट का हाई कोर्ट डिसीजन अगर दे देता है यूएसए में, उस स्टेट के लोगों को मानना ही पड़ता है, वहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। हालांकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्रत्येक स्टेट के पास हाई कोर्ट तो है, लेकिन वह हाई कोर्ट प्रत्येक स्टेट का सुप्रीम कोर्ट नहीं है। यानी जो भी डिसीजन किसी स्टेट का हाई कोर्ट अगर दे रहा है तो कोई भी व्यक्ति जो केस को हार जाता है वह अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारे जुडिशरी का जो पावर है स्टेट और सेंट्रल लेवल में डिवाइड बिल्कुल ही नहीं है। उसका एक इंटीग्रेटेड चैन है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, उसके नीचे लोअर सबऑर्डिनेट जो तहसील लेवल के कोर्ट होते हैं। तो आवर जुडिशरी इज नॉट डिवाइडेड इनटू स्टेट लेवल एज वेल एज सेंट्रल लेवल लाइक एग्जीक्यूटिव और एंड लेजिस्लेटिव। हमने देखा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का डिवीज़न दो लेवल पे किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है। जुडिशरी का पावर दो लेवल में डिवाइड नहीं किया गया है। साथ ही में हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट भी है। इंडिपेंडेंट का मतलब कि ये इसको इसलिए बनाया गया है, जो मेन पर्पज़ इसका इंडिपेंडेंट बनाने का ये है कि जजेस की जो सैलरी होती है, पहले तो आप ये जान लीजिए कि इंटीग्रेटेड बनाने के पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि जब भी जुडिशरी अपना डिसीजन दे तो इसके माइंड में एक डर या भय ना हो, ताकि
कोई वो डिसीजन किसी के अगेंस्ट दे रही है तो उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। मतलब अगर जुडिशरी या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन देता है तो ना तो एग्जीक्यूटिव ना ही लेजिस्लेटिव किसी एंगल से उसका कुछ बिगाड़ पाएगी। जैसे उसकी सैलरी नहीं कम कर सकती कौन, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव, कोई भी, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, उसकी सैलरी कम नहीं कर सकती सिवाय फाइनेंशियल इमरजेंसी के। जब देश में बीती फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तभी एक कंडीशन दी गई है कि जजेस की सैलरी कम की जा सकती, चाहे उनका अलाउंस हो, चाहे वो जो भी चीज़ हो, चाहे उनका ट्रांसफ़र हो, उनका प्रमोशन हो, ये कभी कोई भी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, कुछ नहीं कर सकती। जजेस के डिसीजन का क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो। अगर कोई ऐसा करता है तो हमारी जुडिशरी उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला देगी। ठीक है, जजेस के पर्सनल या जजेस के बारे में आप टिप्पणी नहीं कर सकते, जजेस के निर्णय का आप स्वीकार करेंगे, आप उनका क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उनको क्या बोलते हैं, उनका टेन्यूर, आप जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट का है कि 65 साल तक वो कोर्ट में बने रहेंगे, 65 साल तक वो जज बने रहेंगे, तो वो बने रहेंगे। इसमें उनकी एज या उनका जो टेन्यूर है, फिक्स टेन्यूर 65 साल तक, ना तो एग्जीक्यूटिव कम कर सकती है, इनमें से कोई भी नहीं कम कर सकता, ना ही जो है उनका, अगर वो रिटायर होते हैं तो उनको जो मिलने वाली पेंशन है उसको भी ना तो एग्जीक्यूटिव कम कर सकती है ना ही लेजिस्लेटिव कम कर सकती है। और दूसरी बात कि ये सारी चीज़ें इसलिए की गई हैं ताकि वो जब जुडिशरी अपना कोई डिसीजन दे, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का हो, जब वो अपना डिसीजन दे तो उसके माइंड में किसी प्रकार का डर ना हो, वो जो है निर्णय देते समय बायस मतलब क्लियर एंड कट हो, वो किसी से डरे नहीं। ठीक है ना। और जजेज जब रिटायर हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो किसी गवर्नमेंट के अंडर में एम्प्लॉय के रूप में काम नहीं कर सकते। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाती है। इंटीग्रेटेड मतलब जुडिशरी इज नॉट डिवाइडेड, द पावर ऑफ जुडिशरी इज नॉट डिवाइडेड इनटू 2 और मोर लेवल लाइक सेंट्रल लेवल एज स्टेट लेवल। ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। जो भी होगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मैं नेक्स्ट क्लास में इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट लेके आऊँगा। देन आफ्टर क्लास 10th का मैं जो है क्वेश्चन बेस्ड जो है सॉल्व करवाऊँगा एक्सप्लेनेशन के साथ। धन्यवाद।